अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में एक तो आप लोगों के साथ जो मार्केट का ओवरव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और साथ में बारी बारी से हम सिस्टम्स लिमिटेड, मारी एनर्जी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, साजगार इंजीनियरिंग हब कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को एनालाइज करेंगे। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो वो देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर अगर आप लोग जो है इन शेयर्स के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर जो है वो फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया जाएगा। तो उससे पहले जो हम मार्केट को आज के दिन जो वो देख लेते हैं। तो आज के दिन अगर आप मार्केट की क्लोजिंग को देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,82,338 के ऊपर। ओवरऑल मार्केट ने 6,042 पॉइंट जो वो लूज किए हैं। परसेंटेज वाइज मार्केट ने जो है 3.21% जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर लूज किया है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो ओवरऑल जो है 933 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, जिनकी वैल्यू जो है वो 66 अरब रुपए की थी। तो आप समझिए कि एक बहुत ही बुरा जो वो सेशन गुजरा है मार्केट का, जहां पे मार्केट ने जो 3.25% तक जो वो लूज किया है। तो अब हम मार्केट के अगर हम मेजर फैक्टर्स की बात करें जिनकी वजह से जो मार्केट को इतनी मार पड़ी है, तो उसमें अगर हम जो सरेफ रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो हमारे पास ये जो जियो पोलिटिकल पैनिक बना हुआ है, जहां पे यूएस और जो ईरान का जो स्टैंड ऑफ समझे कि हुआ पड़ा है, जहां पे जो है समझे कि तैयारियां फुल हो चुकी हैं एक ऑल आउट जंग की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्योंकि ईरान के हमसाया में है, तो उसको तो समझे कि नुकसान हो गई अगर इन केस अगर जो है जो सिचुएशन है वो ज्यादा एस्केलेट होती है। बट फाइनेंशियल नुकसान हमें उतना ही होगा जितना पहले जो अफगानिस्तान की जंग का हमें हुआ है। तो अगर हम अपने देखें तो पिछले तकरीबन 2-3 साल पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान समझे कि डिफॉल्ट हुआ पड़ा था। ओवरऑल इकोनॉमिक जो एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, बंदे जो मुल्क छोड़ के जा रहे थे। तो ये सारी वजूहात के पीछे अगर हम एक बड़े फैक्टर की बात करें तो वो दहशत गर्दी थी, जो कि हमारी ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो जंग हुई थी उसके जो इम्पैक्ट आए थे। तो उसका इम्पैक्ट जो है, उसका जो असर है वो इतने सालों के बाद जो शो अप हुआ था। बट अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट होने वाला था। तो अब की बार अगर इस तरह की फिर सिचुएशन हमारे हमसाये में लगती है और अगर इसी तरह के हालात उधर भी बन जाते हैं, तो फिर समझे कि इस दफा पाकिस्तान वैसे समझे कि फजूल में ही रगड़ा जाएगा। तो इकोनॉमिक लॉस हमें जब बहुत ज्यादा होगा, तो ये वाला जो ये जियो पोलिटिकल जो पैनिक जो बना हुआ है, इसकी वजह से मार्केट के अंदर भी जो वो पैनिक आ रहा है। और सबसे बड़ा ट्रिगर भी आज की सेल ऑफ का यही रहा था, जहां पे खबरों में आ रहा है कि अमेरिका ने ईरान को आखिरी वार्निंग जो है वो दी है कि इसके बाद समझे कि अटैक ही इसका ही जो ऑप्शन रह जाता है। तो आप आगे देखें कि क्या होता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर मार्केट के अंदर यही है, और ये अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि जिस मौसूफ ने ये जो इसका ऑर्डर देना है वो खुद भी अनप्रिडिक्टेबल है। तो उसके ऊपर हम जब आप ज्यादा तजिया भी नहीं कर सकते। बट समझे कि ये है कि इकोनॉमिक लॉस जो सबसे ज्यादा समझे कि ईरान के बाद अगर किसी ने सफर करना है तो वो हम नहीं करना है, क्योंकि हम उसके हमसाए हैं। तो हमने फजूल में जो रगड़ा खा जाना है। तो साथ में अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है, जो अगर हम फर्दर फैक्टर्स की बात करें तो उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी जो मंडे को थी उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा गया था। 10.5% के ऊपर जब बरकरार रहा है। तो जहां पे एक्सपेक्टेशन थी कि मे भी इंटरेस्ट रेट को जो कम किया जाए, बट इंटरेस्ट रेट को जब कम नहीं किया गया था, 10.5% के ऊपर ही जो उसको बहाल रखा गया है। जिसकी वजह से जो जिनके पास ऑलरेडी प्रॉफिट बने हुए थे, जिन कॉर्पोरेट सेक्टर के पास, बड़े प्लेयर्स के पास, तो उन्होंने फिर जब देखा कि अब इंटरेस्ट रेट क्योंकि कम नहीं हुआ, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर था जो कि मार्केट को एक सहारा दे सकता था। ये पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं आया, तो जिसकी वजह से मार्केट ओवरऑल जब वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जब वो गई है, तो उसका भी एक सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में बिल्ड हुआ है। पहले जो है ये इंटरेस्ट रेट वाला जो उसकी वजह से जब प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो समझे कि कारपोरेट की तरफ से हैवी सेलिंग आई है। और फिर जब ये जियो पोलिटिकल वाला जो फैक्टर आ गया है, जहाँ पे ये अमेरिका ईरान वाली जो टेंशन हैं, उसकी वजह से समझे कि अब आम इन्वेस्टर जो है वो भी जब वो डरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उसने कारपोरेट से तो खरीद लिया था जब ये मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही है। बट अब जब वो देख रहा है और डर भी रहा है, और आगे उससे खरीदने वाला भी क्यों ही नहीं है, क्योंकि आगे जो सियाने बैठे हुए हैं और पहले जो है सियानों ने पहले बेच दिया और जो आम बंदे उन्होंने खरीद लिया है। और अब जब आम बंदे बेचना चाह रहे हैं तो आगे खरीदने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि सारे ही पैसे फंसा के बैठे हुए हैं। और जो है अब जो सिचुएशन भी अब ओवरऑल जो है
ऐसी बन रही है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, जिसकी वजह से जो आम इन्वेस्टर जो पैनिक कर रहे हैं और वो भी जो वो धड़ाधड़ सेलिंग कर रहा है। और जिस तरह की आज के दिन सेलिंग हुई है, तो ये समझिए कि मोस्टली जो इंडिविजुअल्स जो है वो पैनिक करके जब सेल करते हैं, तो उस तरह की फ्री फॉलिंग जो नाइफ होती है, समझे, ये जो फॉर्मेशन बनती है चार्ट्स के ऊपर, ये हमारे जब इंडिविजुअल जो सेलिंग करते हैं ना विदाउट किसी स्ट्रेटजी के, तो उस वक्त जो इस तरह का जो फ्री फॉल मार्केट में आता है। तो जब भी कोई बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से सेलिंग आती है, तो वो एक बड़े कंट्रोल्ड वे के अंदर जो है वो आती है। इवन बड़ी ज़्यादा भी सेलिंग करें तो मार्केट को ज़्यादा मार नहीं पड़ती, बट जब हमारा इंडिविजुअल जो है वो पैनिक करके सेलिंग स्टार्ट करता है, तो उसका नतीजा यही निकलता है जो आज के दिन मार्केट के अंदर हुआ है, जहाँ पे मार्केट ने 6000 से ज़ायद पॉइंट जो है वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही जो वो लूज कर दिए थे। और अगर हम जो फर्दर फैक्टर्स की बात करें तो वो हमारे पास टेक्निकल्स के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे अगर हम जो मार्केट के ओवरऑल आरएसआई को देखें तो एक ये ओवरहीट टेरिटरी के अंदर जब वो जा चुका था, तो जिसका जो वो कूल होना जो वो बनता था, क्योंकि 87 तक जो वो हमारा आरएसआई चला गया था। डाइवर्जेंस भी आ रही थी आरएसआई के ऊपर, जहाँ पे अगर हम देखें तो आरएसआई जो है ये नीचे की तरफ आ रहा था, और हमारी जो मार्केट है उसको अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो हमारी ऊपर की तरफ जो है वो जा रही थी। तो ये एक डाइवर्जेंस हमारे पास आ रही थी क्लियर कट। तो इसका भी समझे कि टेक्निकल्स के ऊपर जो हमें जो उसकी इंडिकेशन थी कि इसकी जो इस तरह की एक जो करेक्शन वो बन सकती है। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट को जो वो मार पड़ी है। तो बाकी अल्लाह खैर करे आगे आने वाले दिनों में। तो अब हम जो मार्केट को जो है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही हमें जो है वो समझे कि एक शॉर्ट टर्म का जो एस्पेक्ट है वो मिलेगा, और एग्जैक्ट लेवल जो है हम वो फाइंड कर सकते हैं कि अब हमें मार्केट के किन लेवल्स का जो है ख्याल करना चाहिए। मार्केट के अंदर जो है वो समझे कि क्लियर कट जो सेलिंग है वो आई है जब मार्केट ने 1,86,600 का लेवल ब्रेक किया इस कैंडल के ऊपर, दोपहर 11 बजे वाली कैंडल के ऊपर। तो जब इसका ब्रेक यहाँ पे आ गया है, इसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद अगर हम ये वाली कैंडल को देखें जो दोपहर 1 बजे बनी थी, इसने जो है वो 3700 पॉइंट जो वो लूज़ हो गए थे 1 घंटे के अंदर ही। तो ये जो है समझे कि यहाँ पे जो सेलिंग जो है वो आगाज़ हुआ है, तो अभी तक वही प्रिवेल कर रही है। अभी तक कोई समझे कि एक भी ग्रीन कैंडल जो है वो नहीं बनी हमारे पास। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में जो मार्केट वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुकी हुई है। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते का जो टाइम है, 1 से 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम। तो इस टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो जा चुकी है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है हमने सिर्फ 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होता है। एक होता है सेल डाउन स्ट्रेंथ, और दूसरा होता है सेल डाउन न्यू ब्रेकडाउन। अगर तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जिस तरह की यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनी है मार्केट के अंदर, तो ये एक आर्क फॉर्मेशन थी जिसका इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था। तो ये होता है हमारे पास सेल डाउन न्यू ब्रेकडाउन। जहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे हमने इसके अंदर सेलिंग करनी है। ठीक हो गया। अगर तो अभी करंट अगर हम देखें तो मार्केट 1,82,000 के लेवल के ऊपर है, 1,82,338 के ऊपर। अगर तो इस तरह की मार्केट यहाँ पे अगर कहीं पे रुक जाती है और इस तरह की कोई दोबारा से फॉर्मेशन बनाती है और उसका दोबारा से ब्रेकडाउन करती है, तो वहां पे हमने सेल करना है। ठीक हो गया। एक हमारे पास वो स्ट्रेटजी होगी, और दूसरी स्ट्रेटजी जो आपको बताइए वो हमने करना होता है सेल डाउन स्ट्रेंथ की, सेल डाउन स्ट्रेंथ के ऊपर। और अब अगर हम मार्केट की स्ट्रेंथ की बात करें, तो जो पहले मार्केट का जो ये ब्रेकडाउन लेवल था, अब यही मार्केट का स्ट्रेंथ का लेवल बन चुका है। वो हमारे पास 1,86,600 का लेवल है। वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के अंदर काम करते हैं, बाइंग उन्होंने की थी शॉर्ट टर्म के लिए, अब स्टक हो चुके हैं। बेचने का भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया था, और सेल भी करना चाहते हैं, और जो है लो रेट के ऊपर नहीं, हाई रेट्स के ऊपर जो सेल करना चाहते हैं। तो मार्केट की अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो वो 1,86,600 का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो उम्मीद है कि आपके पास जो शेयर पड़ा हुआ है वो भी आपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लेवल के ऊपर जो है वो आ चुका होगा। तो वहां पे आप उस शेयर के अंदर जो है वो सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। इवन दो मार्केट का जो स्ट्रेंथ का जो लेवल है वो हमारे पास 1,86,600 का लेवल है। करंटली मार्केट 1,82,338 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। मार्केट की अगर अब हम फर्स्ट सपोर्ट की बात करें शॉर्ट टर्म में, तो वो हमारे पास 1,80,790 का लेवल है। और जो हमारे पास एक क्रूशल जो लेवल होगा वो हमारे पास होगा जी 1,80,589 का। तो आप राउंड फिगर 1,80,000 का ही जेन में रख लें। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है मार्केट का, जो ऊपर की तरफ से अब मार्केट जो एक फ्री फॉल जो है नीचे की तरफ जब वो गिर रही है, तो उम्मीद है कि मार्केट को सहारा यहाँ पे आके ना ये जो 1,80,000 का जो लेवल है यहाँ कहीं पे मिलेगा, अगर मार्केट ने जो ज्यादा बुरी तरह नीचे की तरफ नहीं गिरना। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी स्पीड के साथ नीचे गिरी है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि कल में भी थोड़ी सी मार्केट नीचे की तरफ आए, और यही जो 1,80,000 का लेवल है
इसी के अराउंड जो है वो कंसोलिडेट कर सकती है, अगर कोई समझे कि जंग एक्चुअल वाली जो है वो नहीं लग जाती। तो फिर जो उम्मीद है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा-सा सस्टेन कर सकती है। यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जो है वो उठ सकती है। और जो आपको स्ट्रेंथ का लेवल बताया है, अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें मार्केट के अंदर, अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, वो हमारे पास होगी 1,84,700 का लेवल। और जो स्ट्रेंथ का लेवल है, जैसा कि आपको बताया कि सेल ऑन स्ट्रेंथ आपने करनी है, तो वो 1,86,600 का लेवल है। तो ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है आने वाले सेशंस के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर। 1,84,700 का फर्स्ट लेवल, 1,86,600 का फाइनल लेवल। ये 2 रेजिस्टेंस है मार्केट के पास है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो 1,80,000 की है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है। एक छोटी सी सपोर्ट जो है मार्केट के पास बन सकती है, जो कि हमारे पास है 1,78,500 का लेवल है। ये एक छोटी मोटी सपोर्ट है। बट अगर हम एक मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास जो है ना, ये नीचे 1,75,000 के करीब-करीब जो बनती है। तो ये जो ज़ोन है ना 1,75,000 तक, तो यहाँ तक मार्केट एक्सपोज़ कर जाएगी। अगर मार्केट को कोई बुरा ट्रिगर मिल गया और मार्केट ने 1,80,000 का लेवल ब्रेक किया, तो फिर समझिए कि मार्केट का रास्ता नीचे 1,75,000 के लिए क्लियर होगा। बाकी अगर शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट अब ज़्यादा नहीं गिरती और एक कंट्रोल्ड वे के अंदर जो मूव करेगी, तो फिर उम्मीद यही है कि 1,80,000 तक जो मार्केट में भी नीचे डिप मारे और यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ उठे और आपने जो 2 रेजिस्टेंसेस हैं इसके बाद उनको जब वो टच करे। तो मार्केट के अंदर हालात ज़्यादा खराब है बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी मीडियम टर्म के लिहाज से अगर हम देखें या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो वहाँ पे अभी भी हमारे पास जो ट्रेंड है वो मेजर ट्रेंड है। तो जो लोग मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो आज का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसकी बेसिस के ऊपर आपने अपनी मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म की जो आपकी जो ट्रेड्स हैं, उनको आपने नहीं छेड़ना। ये उन लोगों के लिए ये सारा एनालिसिस है जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, जिनका होल्डिंग पीरियड मैक्सिमम 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का होता है। तो ये सारी गाइडेंस उन लोगों के लिए। बाकी जब मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमारे पास कोई फॉर्मेशन कोई इस तरह की आ गई, जहाँ पे मुझे लगा कि अब आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताने चाहिए, तो वहाँ पे इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ जो है वो फ्यूचर के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में समझिए कि हालात जो अभी भी काफ़ी जो है वो ज़्यादा नाज़ुक हैं, तो एहतियात से आपने काम करना है। तो अब हम जो है वो मार्केट की आपको सपोर्ट भी बता दी है। फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो यही हमारे पास 1,80,000 का ज़ोन है और जो सेकंड सपोर्ट है वो नीचे 1,78,500 का लेवल है। सपोर्ट की रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 1,84,700 की है और सेकंड रेजिस्टेंस 1,86,600 की है मार्केट के पास। तो इनके अंदर ही आपने जो वो काम करना है, इन्हीं रेजिस्टेंसेस के अंदर। फैक्टर आपको 3 बता दिए जिसकी वजह से मार्केट को मार पड़ी है और आने वाले दिनों में भी जो वो पड़ सकती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स है यही है। तो ये आपने देखना है कि इसका जो है वो इस क्योंकि इसको आप अभी हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर हम जो कोई ज़्यादा असम्पशन भी जो बना नहीं सकते और आपको ज़्यादा डरा भी नहीं सकते। क्यों, और अगर समझे यहाँ पे हालात ठीक होते हैं, तो बाकी कोई अगर हम देखें तो कोई ऐसा जो बड़ा फंडामेंटल कोई अभी तक हमारी मार्केट के अंदर कोई ट्रिगर नहीं आया, जिसकी बेसिस के ऊपर हम कहें कि मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है और हमें जो है इसमें सब कुछ सेल करके जो है वो साइड पे हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे हालात ठीक हो गए जियोपॉलिटिकल लेवल्स के ऊपर, तो यहाँ पे ही हमारी मार्केट को पर लग जाएँगे और यहाँ पे ही अगर एस्केलेशन की तरफ मामला चला गया, तो यहाँ पे ही हमारी मार्केट जो आउट ऑफ कंट्रोल जब वो नीचे की तरफ जब वो गिर सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये समझे कि अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक कोई इस तरह का इवेंट जब वो आगे नहीं होता। तो अब हम शेयर्स को जब देख लेते हैं, तो शेयर्स भी जो मोस्टली है मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से डिस्कशन जो है इन शेयर की हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक़्त क्योंकि मार्केट के ऊपर जब अभी मीडियम टर्म या फिर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो कोई जो है ना ज़्यादा बड़ी इंडिकेशंस हमारे पास नहीं आ रही, कोई इस तरह की फॉर्मेशंस जो है वो नहीं बांध रही। चार्टर में अगर हम देखें तो सिस्टम्स जो है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, जहाँ पे इसने जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई थी जो कि ट्रेंड रिवर्सल की थी, जिसकी सपोर्ट इसके पास 161 की, जिसका इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था और उसके बाद जो ये इसने ब्रेकडाउन किया था उसके टारगेट्स जो है वो आज के दिन जो है लास्ट जो 2 घंटे थे उनके अंदर जो इसने अचीव कर ली हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो ट्रेंड जो है वो सिस्टम्स का डाउन ट्रेंड ही है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है आपने 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ सिस्टम्स की। तो जिसमें अगर हम देखें तो 2 स्ट्रेटजीज को आपने फॉलो करना होता है। एक होता है सेल ऑन स्ट्रेंथ और एक होता है सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। तो अब अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके पास जो स्ट्रेंथ का लेवल है वो 1,58,000 रुपए का है।
करंटली ₹154 के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है और इसके पास अगर हम जो है वो न्यू ब्रेकडाउन की बात करें, तो वो जो है हमारे पास वो भी जो है ₹154 का ही है। तो अब अगर ये जो है आने वाले सेशंस के अंदर जो है ये ₹154 के ऊपर ये शेयर नहीं निकलता और इसके नीचे ही सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास कन्फर्मेशन आ जाएगी इसके न्यू ब्रेकडाउन की। तो उसके बाद जब ये न्यू शेयर जो है न्यू ब्रेकडाउन जो सबमिट करता है, तो फिर जो अपनी स्ट्रेंथ होती है उसकी तरफ शेयर नहीं जाता और जो उसने न्यू ब्रेकडाउन जो सबमिट किया होता है उसके टारगेट्स की तरफ ही जब वो जाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया? तो उसकी उस सिनेरियो के अंदर अगर ये शेयर जो है ये ₹154 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर जो सिस्टम्स है ये डाउन साइड के ऊपर हमारे पास जी लेवल एक्सपोज़ करेगा ₹145 का। तो यहाँ तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे की तरफ जो गिर सकती हैं। एग्ज़ैक्ट फिगर जो हमारे पास होगा जी वो 145 का ही होगा। तो फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो वो 150 की होगी और फाइनल जो टारगेट डाउन साइड के ऊपर बनेगा जब ये शेयर ₹154 का लेवल ब्रेक करेगा, वो हमारे पास ₹145 का बनता है। सिस्टम्स के बाद और अगर आपने इसमें न्यू बाइंग ही करनी है तो आप मेक श्योर करें इवन दो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए भी करनी है, आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ₹164 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर आप बाइंग की तरफ जाएँ, तो फिर आपको अच्छा-खासा गेन इस शेयर के अंदर मिल जाएगा। तो जिनके पास पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस 154 का ही रखना है, तो जो सिनेरियो ये न्यू ब्रेकडाउन वाला आपको बताया है, अगर ये 154 का लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो फिर आपको इसमें से निकलना चाहिए। सिस्टम्स के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मारी एनर्जीज़ लिमिटेड। मारी एनर्जीज़ को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर भी जो सिस्टम्स की तरह शॉर्ट टर्म के लिहाज से डाउन ट्रेंड के अंदर ही जो वो मूव कर रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है इसने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंट ही जो ब्रेकडाउन किया है, इस आर्क फॉर्मेशन का यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ के ऊपर इसने ब्रेकडाउन किया, ऊपर की तरफ उठा है और यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा से इसके जो है वो नीचे की तरफ जो है वो निकल रहा है। तो समझिए कि ऑलमोस्ट जो टारगेट्स हैं ये अचीव कर चुका है इस ब्रेकडाउन लेवल के। तो अब अगर हम इस शेयर में देखें, करंटली ये शेयर जो है ₹700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो ₹698 की सपोर्ट है इसके बाद 695 का राउंड फिगर रखें ज़हन में, ₹695 की इसके पास सपोर्ट है। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो फिर फर्दर जो है बुरी तरह जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। क्योंकि शेयर जो है आपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होता है, सेल ऑन स्ट्रेंथ, यहाँ पे सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया था जिसके टारगेट जो यहाँ पे ये अचीव कर चुका है। और अब अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इसके पास ₹720 की है। अगर आपने शेयर के अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की थी और आप स्टक होके बैठ गए हैं और निकलना चाहते हैं, तो अगर ये शेयर की प्राइसेस ऊपर उठती हैं 720 तक जाती हैं, तो ये इसके अंदर स्ट्रेंथ का लेवल है जहां पे आप इस शेयर में से निकल सकते हैं अगर आप इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ है, आपने उसी को ही फॉलो करना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों टाइम फ्रेम जब डिफरेंट होते हैं, बाजू का शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जब डाउन होता है, बट मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है। तो जितना बड़ा जो टाइम फ्रेम होगा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, तो जितना जो उसका ट्रेंड होगा अल्टीमेटली प्राइसेस ने जो उसी को फॉलो करना होता है। तो इसलिए अगर आपने और ये ना हो कि प्राइसेस आपने अपने ट्रेंड के हिसाब से मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रेंड के हिसाब से बाइंग करके बैठे हो, शॉर्ट टर्म में छोटा सा डाउन ट्रेंड का आगाज हो जहाँ पे मैक्सिमम शेयर ने 5% नीचे गिरना हो, तो आप जब वो पैनिक करके सेल करके जो बैठ जाए और आपने जो अच्छी खासी जो आपने पोजीशन अच्छे टाइम पे बिल्ड की है उसमें से आप निकल जाए, तो ये काम आपने नहीं करना। ख्याल से काम करना। अगर आपके पास कंफर्मेशन आ जाए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम के ऊपर कि आप शेयर का जो है मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म जिस टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपने जो वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अगर आपके अपने टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास कंफर्मेशन आ जाए कि आप इस शेयर में से निकल जाएं, तो फिर आपको निकलना चाहिए। अदरवाइज ये ना हो कि आप किसी दूसरे टाइम फ्रेम के ऊपर काम किया हो और किसी दूसरे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के ऊपर आपने जब दूसरे टाइम फ्रेम की ट्रेड को जब आप खराब करके बैठ जाए, ये काम आपने हरगिज नहीं करना। आपको अक्सर बताता रहता हूँ, काम आपने जब भी आपने एंट्री लेनी है शेयर के अंदर, तो आपके पास पूरी जो है वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप किस शेयर के अंदर काम करने वाले हैं, ये शेयर जो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, कितनी देर के लिए आपने इस शेयर को होल्ड रखना है और किस स्ट्रेटजी के ऊपर आप इस शेयर को जब होल्ड रखने वाले हैं, और अगर उस स्ट्रेटजी में क्या ऐसा हो जाएगा कि जब आपने उस शेयर में से निकल जाना है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिन सब का आपने जो वो ख्याल रखना होता है, फिर आप जो वो सर्वाइव करते हैं। अदरवाइज मार्केट अच्छी रहेगी तो आप कमाते रहेंगे और जैसे ही हालात आज जैसे बन गए, करंट हालात बने, तो सब कुछ आपका जाता रहेगा। प्रॉफिट तो गारंटी जाएगा ही, बट अल्टीमेटली आपको एक बड़ा डेंट आपके पोर्टफोलियो के ऊपर भी जो वो पड़ सकता है जब अगर आप प्रॉपर वर्किंग के साथ काम नहीं करेंगे। ये आस्ता-आस्ता जो लोग अभी न्यू आए हैं, उनको ये थोड़ी-सी मेरी बातें कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी अफ़सानवी लग रही होंगी। बाकी जब थोड़ा-सा टाइम गुज़र जाएगा तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी
और फिर सोचेंगे काश हमने उस वक़्त इस बंदे की ये बातें कर रहा था, हमने काश उस वक़्त इसकी ये बातें मान ली होती। ख़ैर, टाइम इंसान को सब कुछ सिखा देता है। तो मारी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। उसको भी हम जो चार्ट के ऊपर जो देखते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही करेंगे। तो इस शेयर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें शॉर्ट टर्म के लिहाज से, तो ये शेयर जो है अप ट्रेंड के अंदर था और इसने डाउन ट्रेंड का आगाज़ किया शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई है, और जिस कैंडल के अंदर ये दोपहर 1 बजे वाली कैंडल के अंदर इसने ब्रेकडाउन किया था, और इसी कैंडल के अंदर ही इसने जो इस फॉर्मेशन का जो ब्रेकडाउन किया था, इसका टारगेट भी इसने इसी कैंडल के अंदर जो है वो अचीव कर लिया था। तो समझे कि बंदूक इसने निकलने का भी मौका नहीं दिया, इतना बुरी तरह जो वो गिरा है, 1 घंटे के अंदर ही 10% तक जो है ये नीचे गिर चुका था। तो अब नेक्स्ट इस शेयर के अंदर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि ये शेयर शॉर्ट टर्म में अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपको बता चुका हूँ कि 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ या फिर सेल ऑन न्यू ब्रेकडाउन। स्ट्रेंथ की बात करें तो इस शेयर के पास जो स्ट्रेंथ है वो ₹637 का लेवल है, करंटली ₹596 के ऊपर है। अगर ये शेयर ऊपर उठ जाता है और ये 5 637 तक आता है और आपने इस शेयर के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको इस शेयर में से एग्ज़िट कर जाना चाहिए, चाहे लॉस में ही हो, क्योंकि यही इसकी स्ट्रेंथ है। इससे ऊपर की आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी शॉर्ट टर्म के लिहाज से। बाकी जब कोई कंफर्मेशन आएगी वो भी इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। और अगर ये ऊपर की तरफ नहीं उठता और यहाँ पे कहीं पे ये कंसोलिडेट करता है और उस कंसोलिडेशन ज़ोन के बाद उसका फर्दर जो है अगर ये शेयर ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर आपने स्ट्रेंथ का भी वेट नहीं करना, उस न्यू ब्रेकडाउन के ऊपर ही आपने इसके अंदर जो सेलिंग कर देनी है। अभी इसने क्योंकि वो फॉर्मेशन बनाई नहीं है, तो हम उसका एग्जैक्ट लेवल भी फाइंड नहीं कर सकते कि कहाँ के ऊपर जो ये ब्रेकडाउन इसके अंदर हो सकता है। अब अगर हम इसकी करंटली ये 596 के ऊपर है, नेक्स्ट स्ट्रांग सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास तकरीबन ₹580 के ऊपर है। तो ये भी समझिए कि एक वार्निंग शॉट है, अगर ये 580 का लेवल भी ब्रेक करता है, तो फिर भी जो है निकल जाना चाहिए। यहाँ पे भी एक समझिए कि एक न्यू ब्रेकडाउन जो है इसके अंदर सबमिट हो जाएगा। फूजी फर्टिलाइजर के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑटो सेक्टर से साजगार इंजीनियरिंग। तो साजगार की डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को इन शेयर्स के अंदर जो मैं स्ट्रेटजीज और जो लेवल बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको खुद से मैनेज कर सकते हैं, इनके मुताबिक अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप इनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप लॉस से भी बचेंगे और प्रॉफिट भी जो बनाएंगे। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने वाली हूँ, कंफर्मेशन मिल जाए तो आपको बाय का सिग्नल मिल जाए, और जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो कंफर्मेशन मिल जाए कि अब ये नीचे गिरेगा, तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने सेल कहाँ पे करना है और नीचे प्राइसेस कहाँ तक जाएंगे। तो अगर तो आप इस तरह की सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड है, इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज के चार्जेस बिल्कुल मिनिमम से हैं। साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जहां पे आपको इस 6000 के बदले में एक तो पूरे साल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप जो है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है जिसके अंदर हम मिड टर्म के लिए काम करते हैं, उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको ए टू जी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर पूरे साल के लिए मिल जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट शेयर जो है साजगार इंजीनियरिंग उसको देख लेते हैं। तो साजगार को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये शॉर्ट टर्म में भी अपने अप ट्रेंड के अंदर ही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग कर लेनी है, क्योंकि हालात थोड़े से खराब हैं। तो फिर हमने हालात के मुताबिक ही अपनी ट्रेड को भी जो है वो प्लान करना होता है। तो अब करंटली ये शेयर जो है ये ₹2129 के ऊपर है। सपोर्ट इसके पास ₹2050 की है। अगर ये ₹2050 का लेवल ब्रेक करता है, तो शॉर्ट टर्म में ये भी हालात इसके खराब हो जाएंगे, समझिए कि डाउन ट्रेंड के अंदर जो है चला जाएगा। जिसके बाद इसके अंदर जो फर्स्ट सपोर्ट होगी वो 1950 की होगी, और जो सेकंड सपोर्ट होगी वो तकरीबन ₹1700 की होगी। यहाँ तक ये जो है इजीली नीचे गिर जाएगा अगर जो है ये 2050 का लेवल ब्रेक करता है। और अगर आप लोग इस शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग करना चाहते हो, तो मेक श्योर करें कि ये शेयर आप ₹2300 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग करें, तो फिर आपको इजीली ₹200 तक जो गेन इस शेयर के अंदर जो है वो मिल जाएगा। समझे कि 10% का गेन आपको इजीली मिल जाएगा। तो जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो उनका भी स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट टर्म के लिहाज से 2050 का ही होगा। साजगार के बाद नेक्स्ट शेयर पावर सेक्टर से हब पावर कंपनी लिमिटेड।
हब पावर को हम जो है वो मीडियम टर्म के लिहाज से जो वो एनालाइज करते हैं। तो हब पावर को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये शेयर जो है ये अप ट्रेंड के अंदर था, बट क्योंकि मार्केट का इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर भी आया है और अब ये भी जो है ये अपना 50 ईएमए का टेस्ट जो है वो कर रहा है। तो अब आप इस शेयर को जब वो रखें वॉच लिस्ट के अंदर, करंटली ये शेयर जो है 228 रुपए और 48 पैसे के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। 50 ईएमए की जो समझे कि स्ट्रांग और फर्स्ट सपोर्ट है वो इसके पास 226 रुपए और 50 पैसे की है। और यहाँ पे अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर समझे कि शॉर्ट टर्म में तो ये खतरनाक बन ही जाएगा, साथ में मिड टर्म में भी ये शेयर जो है काफी खतरनाक बन जाएगा। और अगर जो है ये शेयर जो है नीचे 220 रुपए का लेवल ब्रेक कर देते हैं, इससे नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म दोनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर ये शेयर अपने डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाएगा। और जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है फिर उन्हें समझे कि इसमें से निकलना पड़ेगा, खुदा हाफिज कहना पड़ेगा, अदरवाइज लॉसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एक तो ये स्ट्रेटजी होगी और दूसरी इसमें पोटेंशियल है क्योंकि शेयर जो अभी भी आपने अप ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि 50 ईएमए के इसने लेवल ब्रेक नहीं किया। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर जाता है 226 227 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ उठता है और आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप वेट कर लें कि अब ये शेयर 250 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करें, तो फिर आपको इस शेयर के अंदर एक शानदार जो है वो प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है, जहां पे आपका एक्सपेक्टेड गेन 15 से 25% का आपको इजीली गेन मिल जाएगा अगर ये शेयर जो है 250 रुपए के ऊपर जो है वो ट्रेड करता है, सस्टेन करता है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई जो आप लेवल बता रहे हो ये बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? देखें, जब हालात खराब हो ना उस दौरान आपने कुछ भी नहीं करना होता। उस वक्त जो है ना अगर आप कुछ करेंगे ना तो मार्केट जो है वो आपका कुछ करके रख देगी। तो ये चीजें आपने ख्याल करनी है, आपने अपना माइंडसेट क्लियर रखना है। हमने मार्केट में काम इसलिए करना है कि हमने पैसे बनाने हैं, ठीक है। जब आपका मोटिव ये होगा तो फिर आप सब्र भी कर लेंगे, अच्छे वक्त का टाइम का इंतजार करेंगे, टाइम आ जाता है बट पैसे लौट के नहीं आते जब लॉस कर बैठते हैं। ये चीजें, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। माइंडसेट ये आपका होना चाहिए कि मार्केट में काम इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने पैसे बनाने हैं, और जिस वक्त पैसे नहीं बन रहे होंगे उस वक्त मैं मार्केट में काम नहीं करूंगा। तो ये जो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर जो मैंने ये लेवल बता दिए हैं, जब तक इन लेवल्स के ऊपर जो है ये शेयर आपको नहीं मिलता तो आपने काम भी नहीं करना। अदरवाइज अगर आप काम करेंगे तो मार्केट आपका काम कर देगी और आपको जो लॉस उठाना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो से जो वो हाथ धो बैठेंगे। पैसे जो है चले जाएंगे, वो इजीली नहीं आएंगे, अपॉर्चुनिटी दोबारा आपके पास आ जाएगी बट उस वक्त ये होगा कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी का भी फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो जब हालात ठीक रहेंगे काम नहीं करना, काम उस वक़्त करना है जब हालात ठीक होंगे, फिर ही आपको पैसे मिलेंगे, फिर ही आप प्रॉफ़िट बनाएँगे। तो और कुछ लोग सिर्फ़ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग की समझिए कि लत लगी हुई है, कि हमने बाय बाय या सेल करते रहना है। उसमें आपका फ़ायदा कुछ नहीं होना, आपके ब्रोकर को कमीशन मिल जाएगा उसका गारंटी के साथ, और अल्टीमेटली आप मार्केट से आउट हो जाएँगे, नुकसान कर बैठेंगे, पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि आपकी एडिक्शन है ना, वो समझिए कि एक जुए की लत लगी होगी। यहाँ पे आपका गोल ये नहीं कि आपने पैसे बनाने, आपका गोल ये है कि मैंने बाय बाय और सेल करना है। क्यों करना? नहीं, बस मुझे मज़ा आता है इसलिए करना। ये काम नहीं करना है, इसका अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। जो आपको स्ट्रेटजी बताई है उसको आपने फॉलो करना है। बाय का भी बता दिया कब करना है, सेल का भी बता दिया कब करना है और किन लेवल्स के ऊपर जो वो बाय और सेल करना है आपने हब के अंदर। हब के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसको भी हम चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं तो इसमें भी फॉर्मेशन सिमिलर ही है। ये शेयर जो है ये करंटली 37 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट इसके पास 36.5 रुपए की है। जिन लोगों के पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो ये अगर ये 36.5 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी वेज फॉर्मेशन है। इसका जो मीडियम टर्म में ये ब्रेकडाउन सबमिट कर देगा, तो जिसके बाद इसकी प्राइसेस जो है समझे कि एक खतरनाक सिचुएशन में दाखिल हो जाएंगी और बुरी तरह जो है नीचे गिर सकती हैं। तो फिर आपको डेफिनेटली निकलना चाहिए 36.5 रुपए के ऊपर, ताकि बड़े लॉस से बच जाएं। और अगर हालात ठीक होते हैं तो ये 36.5 के ऊपर ही इसके पास स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से ही ये ऊपर की तरफ जो उठ सकता है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं उनको इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसी तरह हब के अंदर भी शॉर्ट टर्म की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर सपोर्ट का लेवल शेयर ब्रेक ना करे। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए काम करना है तो वो आप मेक श्योर यही करें कि ये शेयर जो है 41 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर ही आप इस शेयर के अंदर जो है बाइंग की तरफ जाएं, फिर आपको गेन मिल जाएगा, समझे कि गारंटी के साथ मिल जाएगा। अदरवाइज आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, मीडियम टर्म में आपने जो है वो देख के काम करना है। मीडियम शॉर्ट टर्म में ये शेयर भी चाहिए अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही जब वो मूव कर रहा है।
तो ये जो इस शेयर के अंदर और जो हब के अंदर जो मैंने अपना ओवरव्यू दिया वो मीडियम टर्म के लिहाज से है। और इससे पहले के जो 4 शेयर थे जिसमें सिस्टम्स, मारी, फौजी फूड, फौजी फर्टिलाइज़र और साज़गार थे, उनको मैंने एक्सपेक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से किया। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर लेनी है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। बाकी जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हॉलिडे पे जा रहा हूँ तो वीडियो अपलोड नहीं कर सकूँगा, तो वैसे ही हुआ है। 1 हफ्ता वीडियोज़ नहीं आई तो अब वापस आ चुका हूँ, तो अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोज़ जो है पहले की तरह वो आती रहेंगी। तो बाकी हमारे जो व्हाट्सएप का जो फ्री चैनल है, फेसबुक का जो ग्रुप और चैनल है, जो सेकंड यूट्यूब चैनल है, उन सब का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उनको भी जो है जॉइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।